हेलो एवरीवन। वेलकम टू टुडेज सेशन। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आप लोगों को एक कंटेक्स्ट बता देता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने डेफ को काफी टाइम बाद रिलीज किया, लेकिन फाइनली रिलीज कर दिया है ऑन 12 सितंबर 2023। और आप लोगों को एक टाइम दिया गया है कि 12 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में आप यूपीएससी ईपीएफओ के ईओएओ पोस्ट के लिए जो डेफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों, डेफ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और उसकी फिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी डेफ के रिगार्डिंग। तो जो सेशन है, इसका पूरा एजेंडा ये है कि आपके जितने भी डाउट हैं डेफ के फिलिंग के रिगार्डिंग, वो हम सारे डिस्कस करें और आप लोगों को अप्रोप्रिएट तरीके से गाइड करें। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप पाठक और मैं आप लोगों का आज होस्ट हूं। और हमारे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सपर्ट एस के अग्रवाल सर, जो कि एक्स डिप्टी डायरेक्टर हैं ईपीएफओ के। एंड सर, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू एंड जी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी, द प्रोमिनेंट एक्सपर्ट एट दिस टाइम टू गाइड यू रिगार्डिंग द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और आप लोगों को बहुत एक अच्छी जो है एडवाइस यहाँ पर इस सेशन में मिलने वाली है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें, ठीक है, ताकि हमें सेशन आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए सिर्फ सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने नोट्स पक्का बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों को इसके बाद अपना डेफ भरना है। और जितने अच्छे तरीके से, जितने क्रेडिबल वे में, जितने क्लियर वे में आप अपना डेफ भरेंगे, उतना ही फायदा आप लोगों को अपने इंटरव्यू में मिलने वाला है। तो सर, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो प्लीज लिखते भी रहिएगा, क्योंकि मैं इस सेशन के एंड में आपके डाउट्स लूंगा और सर के थ्रू उनको रिजॉल्व करवाऊंगा। लेकिन सेशन के बीच में हम शायद आपके डाउट ना ले पाए, क्योंकि एक फ्लो में हम चलेंगे। तो इनिशियली आप हमें मौका दीजिएगा कुछ बोलने का, सर को मौका दीजिएगा एडवाइस देने का, और उसके बाद मैं आपकी पूरी जो है क्वेरीज लूंगा और उनका हम अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोगों की सबकी तरफ से मुझे चीयर अप चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर एक्साइटेड है इस सेशन के लिए, तभी सेशन में मजा आने वाला है। और आप लोगों का पार्टिसिपेशन मस्ट है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं चैट बॉक्स ओपन भी कर रहा हूँ। आप लोग अपने डाउट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके डाउट सर के सामने पेश करूंगा और सर आपको उनका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट द सेशन। सर, कैन वी स्टार्ट सर? श्योर, डेफिनेटली, प्लीज ओके। स्टार्ट। तो इस पर्टिकुलर सेशन की जो स्टार्टिंग है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करने वाला हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, बट आज हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सपर्ट के मुंह से ये बात सुनेंगे कि क्यों जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है इन दी इंटरव्यू प्रिपरेशन। सर, हम हमेशा कहते हैं कि देखो, आपके जो एरियाज ऑफ प्रिपरेशन है इंटरव्यू के, उनमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर आता है। तो ये हम लॉजिक क्यों देते हैं सर? एक्चुअली ये केवल ईपीएफओ एओईओ के लिए नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए, यूपीएससी के किसी भी इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं तो डेफ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों डॉक्यूमेंट है? क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड है, जो इंटरव्यू मेंबर्स हैं, वो आपको जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपके डेफ पे ही बेस्ड होने वाले हैं। तो आपकी नॉलेज, जो आप पहले एग्जाम पास करके आए हो, तो वो ऑलरेडी टेस्ट उन्होंने कर ली है। उसमें ना वो बहुत ज्यादा वाइड फील्ड होता है, वो उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर दिया। तो अभी क्या करना है? अभी इनको सिलेक्शन करना है किसमें से जो उनके पास अवेलेबल पास आउट कैंडिडेट्स हैं। अभी मान लीजिए 100 पोस्ट है, आप 400 या 500 लोग उन्होंने पास आउट किए हैं, तो अब उनको उसमें से सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? बेस्ट अमंग देम। तो बेस्ट कैसे एग्जिस्ट होगा? बेस्ट नॉलेज तो सभी की, सभी पास आके आए, नंबर सब मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स सब पढ़ करके आए हैं। तो मैं जो डेफ में आपने फिलअप किया है सूचना, जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, वही मेरा बेसिस है। अब अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपने जो भरा हुआ है, आपने जो डिटेल्स भरी है, उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, उसमें कोई खास बात है नहीं। जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, पर्टिकुलरली वो वही सेगमेंट है, वही एरियाज हैं जिनके ऊपर आपके से इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो राइट। इसलिए इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डेफ को बहुत ही ध्यान से, बहुत विजिलेंट होके और उसको सोच समझ के अपने अपने पर्टिकुलर्स फिल करें उसके अंदर। राइट सर। सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि दोस्तों, आपकी नॉलेज की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ईपीएफओ ने एक रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया था, जो आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब आपकी नॉलेज की टेस्टिंग दोबारा नहीं होने वाली है। अब बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी की, आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डेफ की, उसके बेसिस पर आपकी टेस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए डेफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का। सर, हमने जो डेफ है उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर्स देखे हैं। जैसे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे जो है आपके बैकग्राउंड के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर, आपके अकॉर्डिंग जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उनमें सबसे प्रोमिनेंट एरियाज कौन से हैं जो एक स्टूडेंट को बहुत केयरफुली फिल करने चाहिए, जिनका उसको ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखने के लिए जो जो की एरियाज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है जैसे चीजें हॉबीज। तो लोग बाग क्या है, जनरली हॉबीज को बहुत मतलब लाइटली, ज्यादा ध्यान नहीं देते।
जैसे उसमें भर दिया मूवीज देखना, या लिसनिंग म्यूजिक भर दिया, या प्लेइंग क्रिकेट भर दिया, कुछ भी गेम्स भर दिया। तो अब वो जो आप जो उस पर फिलअप करने वाले हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में ना आपको। आप, क्योंकि योर क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड ऑन दैट सेगमेंट व्हिच हैव यू फिल्ड इन द डेफ। तो जो आप भर रहे हो उसके बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, इन द सेंस कि जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपने आपको आपका हॉबीज भरी, तो आपको किस में इंटरेस्ट है, तो जो आप भर रहे हो, मतलब आपने पहले पूछा की एरियाज। तो एक हॉबीज हो गई, एक हो गई आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपने प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिए हैं, वो जो सब पीछे बैकग्राउंड में आपके, उसके बाद जो आपने एम्प्लॉयमेंट अभी तक, इंटरव्यू तक जो आपने पीछे अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने किए हैं, वो की एरियाज हैं, वो आपके भरनी है। प्लस आपकी जो पेरेंट्स की इन मतलब पोजीशंस क्या है, बिजनेस है या सर्विस है, या उनकी इनकम क्या है, डिटेल्स है पेरेंट्स की, वो इनकम डिटेल्स। और आज अभी जो नया एडिशन किया है वो असेट्स, आपके क्या असेट्स है, मींस प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेस क्या है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी क्या है, वो भी मांगा मांगा गया है। तो ये पर्टिकुलर ये सब चीज़ें की एरियाज हैं। राइट सर। अब मैं समराइज करता हूँ कि सर ने देखो दोस्तों बहुत ही क्लियरली आउटलाइन किया है कि हॉबीज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो आप लोगों ने बहुत केयरफुली फिल करनी है। इसके रिगार्डिंग हम आगे सेशन में और भी बात करने वाले हैं। सेकंड की एरिया सर ने बताया कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बहुत ध्यान से फिल करना है। अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स आपने बहुत केयरफुली फिल करने हैं। देन अब सर ने बोला कि जैसे पेरेंट्स के प्रोफेशन को ऐड कर दिया गया है, वो आप लोगों ने पूरा ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स वगैरह आपसे इस बार पूछे गए हैं, काफी यूनिक है इस बार का डेफ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, वो भी आपने केयरफुली फिल करने हैं। तो सर कई बार डेफ फिल करते टाइम हम थोड़े से लिबरल हो जाते हैं, थोड़े से लेस केयरफुल रह जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स हम कमिट कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कॉमनली एक बच्चा करता है जो बाद में उसको बहुत कॉस्टली साबित होती है? तो मिस्टेक्स क्या दो तरह की होती हैं, एक तो अनइंटेंशनल और एक इंटेंशनल। दो तरह की मिस्टेक्स है। अनइंटेंशनल जो बच्चे हैं केयरफुली मतलब नहीं भरते हैं, लापरवाही से भर देते हैं कुछ भी, कि चलो ठीक है भर दिया, लिसनिंग म्यूजिक भर दिया, मतलब केयरफुली, मतलब जो है, तो वो अनइंटेंशनल है। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सा म्यूजिक, तो फिर वो एकदम से लगता है कि वो क्या है, वेस्टर्न म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, क्या कौन सा म्यूजिक, फिर पूछ अब उनसे निकल गया कि वेस्टर्न म्यूजिक। वेस्टर्न म्यूजिक में आप किसको सुनते हो, तो वो आपके पास फिर आप अगर आपने मतलब भर दिया, तो आप रेडी होने चाहिए कि आपको क्या है, मतलब वो आपकी आप जो भर रहे हो वो केवल फिल करने के लिए नहीं है, वो आपके वास्तव में होनी चाहिए वो चीजें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप उसके बारे में, अगर वो उसको पता है तो वो डिटेल में आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द एरियाज व्हिच यू हैव बी फिल्ड इन द हॉबीज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई आपने गेम्स भर दिया, मान लो क्रिकेट भर दिया आपने, तो क्रिकेट में वो आपको फिर आपने भर दिया, तो जनरली क्रिकेट जनरली लोग पसंद करते हैं, देख लिया मैच, तो आपके बारे में उसके बाद आपको फेयर नॉलेज, इंटरव्यू इज एक्सपेक्टेड टू हैव यू फेयर नॉलेज। लास्ट टाइम कौन सा हुआ था, इंडिया कब कौन इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैचेस हुए, इंडिया ने क्या जीता, कहाँ लूज किया, कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उसमें वास्तव में इंटरेस्ट हो। राइट ये सर। एक हाँ। एक और इसमें पॉइंट बनता है कि कई बार हमें लगता है कि हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं इस डेफ में, मतलब फिल नहीं करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी कहीं 7 महीने जॉब करी है, 8 महीने जॉब करी है, तो लेट्स अवॉइड इट, क्योंकि मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है कि मैं इसमें क्वेश्चन हैंडल कर पाऊँ। तो डू वी रियली नीड टू हाइड सम इंफॉर्मेशन इन द डेफ? क्या वो हमें छुपानी चाहिए? इज इट राइट टू डू सो? नो नो नो, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जो मैं सेकंड उसमें था, इंटेंशनल मिस्टेक्स, जो इंटेंशनल मिस्टेक्स में आते हैं कि हम चीज़ों को हाइड कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि 6 महीने की बात है या 8 महीने की बात है, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इसको फील करूंगा, या नहीं भी करूंगा तो उसको कौन क्या पता चलेगा, नहीं कर अवॉइड कर देता हूँ, क्या बताऊंगा 6 महीने में क्यों ज्वाइन की, क्यों छोड़ दी, वो चीज़ों को हम ऐसे छोटे क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए कई बार लोग इंटेंशनल मिस्टेक करके अवॉइड कर देते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि ये इंटरव्यू जब के प्रोसेस के अंदर ये कई बार चीजें रिवील हो जाती हैं, उसको उतना एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू उसको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो देख के उसको जज कर लेता है कि इसके बीच में कोई गैप है, और वो पूछ लेता है कि इसके बीच में आपने क्या किया। तो वो उस समय आप फंस जाते हो कि आप क्या जवाब दो। आपको जवाब नहीं होता कि मैंने इस टाइम क्या किया। तो अगर आपने उसको कंसील नहीं की होगी, हाइड नहीं की होगी इन्फॉर्मेशन, तो आप बता पाओगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पीरियड आपका अच्छा था या कम अच्छा था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बात यह है कि आप उसको जस्टिफाई कर सको। तो जब आप भरोगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन को आप जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर थॉट प्रोसेस से आप उसको आपका आंसर प्रिपेयर कर पाओगे और रेलिवेंट आंसर दे पाओगे और कन्विंस कर पाओगे। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी इंटरव्यूअर का ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि आपको रिजेक्ट करना है, नहीं होता। उसका क्या ऑब्जेक्ट है कि मुझे सेलेक्ट करना है किसी में से अवेलेबल जो टोटल कैंडिडेट्स हैं,
मान लो टोटल 500 मैंने इंटरव्यू कॉल किए, मुझे 100 करने हैं, तो मुझको 5 में से एक लेना है, तो मैं कौन सा लूंगा जो बेस्ट है उनमें। तो बेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा कि पहली बात आप ऑनेस्ट हैं, वो सब चीज़ है आप ऑनेस्ट हैं, है ना। अगर ये प्रूव हो गया कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप चीज़ें हाइड करते हो, तो वो एकदम नेगेटिव जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी एट एनी कॉस्ट, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि एक चीज, एक ना ये बड़ा पॉइंट होता है कि आप चीज़ों को हाइड करते हो, तो बेसिकली क्या है, ये आपके इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। और जहाँ पे इंटीग्रिटी पे गवर्नमेंट जॉब आप करने जा रहे हो और आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा हो गया, तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आपने बाकी सारे सवाल कितने अच्छे दे दिए हों, लेकिन जहाँ इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई, वहाँ वो आपको क्रॉस कर देगा, सीधे फेल कर देगा वो। राइट तो ये बहुत सर। इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज़ हाइड नहीं करें, कंसील नहीं करें। राइट सर। सर एक बहुत ही फेमस यहाँ पे कोट भी है वैरेन बफे की, कि अगर मुझे तीन लोग दिए जिनमें एक इंटीग्रिटी में हाई है, एक ऑनेस्टी में हाई है और एक परफॉर्मेंस में हाई है, तो आई विल ऑलवेज चूज जो इंटीग्रिटी में हाई है। तो डेफिनेटली, इंडिया में बिल्कुल। भी गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है कि यू शुड बी इंटीग्रल एट ऑल टाइम एट ऑल सिचुएशन, एंड दिस इज द डेफिनेटली। फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। इसलिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों हमारा शायद पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहता है कि जब हम कुछ हाइड कर रहे होते हैं ना, तो हम लो इन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमें हमेशा डर लगा रहता है कि यार कहीं ये ना पूछ लें, कहीं ये ना पूछ लें, और फिर हमारा पूरा इंटरव्यू खराब भी होता है। तो सर ने बहुत ही अच्छी सलाह दी आप लोगों को, एंड यू शुड पर्सनली बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कि यू शुड नॉट हाइड any information, rather you should be preparing for that information in a better manner, कि क्लैरिटी आपके पास हो कि आपने ऐसा क्यों किया है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर एडवाइस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपके सामने ना कुछ केसेस रखना चाहूंगा जो जनरली बच्चों के डाउट आते हैं, एंड आप उसमें थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिएगा। सर एक डाउट जो है प्रखर का है यहाँ पर, कि हमें जनरली कितनी हॉबीज फिल करनी चाहिए हमारे डेफ में। डू वी नीड टू फिल 3 to 4 हॉबीज, और वी हैव टू फिल 1 or 2 हॉबीज इन विच वी आर मोर कंफर्टेबल। कितने नंबर ऑफ हॉबीज एक्चुअल में जो है डिजायरेबल माने जाएंगे? इसमें ऐसा है कि अगर ज्यादा हॉबीज भरते हैं तो आप ओपन हो जाते हो, ज्यादा बड़ा फील्ड दे देते हो इंटरव्यूअर को। ज्यादा हॉबी भरने से, वो बड़ा फील्ड देने से फिर आपको फंस सकते हो, क्योंकि वो हो सकता है उनमें से एरिया में कोई उसका फेवरेट एरिया हो, वो उस पर ही वो आपके पीछे पड़ जाए, क्वेश्चन पूछ ले दादा, तो उस समय आप प्रॉब्लम आ जाओगे। तो ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा हॉबीज नहीं दें। हॉबीज, 2 हॉबीज ठीक है, मतलब फेयरली गुड है 2 हॉबीज। अब तो उसमें क्या है कि आपको तैयार करने का भी, प्रिपरेशन करने का भी आपको टाइम मिलेगा उसमें ना, तो आप वेल कर पाओगे। तो 1 या 2 हॉबी ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा देनी चाहिए तो, लेकिन 2 से ज्यादा ठीक नहीं है देना। अगर देते हो तो आपको फिर उतना प्रिपरेशन करने के लिए तैयार होना रहना पड़ेगा, 2 से अगर ज्यादा आप दे रहे हो तो। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक और इसमें डाउट है बच्चों का, कि सर कितनी डेप्थ तक हॉबी प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे सामने जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो सर बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी अच्छा उनका नॉलेज बेस है, और सर उनको पता भी होता है, प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड में होते हैं, काफ़ी लोगों से मिले भी होते हैं, तो उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अपनी हॉबी बढ़ता है कि मुझे योगा एक्सरसाइज करने की हॉबी है, तो सामने जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो योगा के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, तो हम किस डेप्थ तक उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए प्रिपेयर करें, वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए आइडली सर? तो उसमें यह है कि हम जो भर रहे हैं ना, जैसे आपने बताया योगा करने हैं, तो योगा, अगर आप योगा कर रहे हो तो ही आप योगा भरो। क्योंकि योगा बहुत सारी चीजें होती है, फिजिकल योगा है या आप स्पिरिचुअल योगा है, आप कौन सा, उन्होंने पूछ लिया ना कि जो योगा आप कर रहे हो, तो योगा में आप क्या कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो, क्या से करते हो आप, प्राणायाम कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी टेक्निक से मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन से आपको क्या फायदा हो रहा है, तो वो चीज उसके लिए आप डेफिनेटली आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। तो हम वही, मैं अगेन कहूंगा कि वही चीज भरे जो हम वास्तव में हमारी हॉबी है, हम जो कर रहे हो। तो अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपको भरने में कोई नुकसान नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि, जैसे आपने पूछा कितनी डेप्थ तक जाना है, तो योगा की बहुत सारी टेक्निक्स है, मतलब कोई सहज योगा है या कोई और भी कोई भी जो प्राणायाम होता है, किसी भी का भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, या विपश्यना है। तो जरूरी नहीं हो सकता है कि इंटरव्यू जो है वो विपश्यना करता हो, आपके वो विपश्यना के बारे में मालूम है, नॉट नेसेसरी। लेकिन जो आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो आप क्यों कर रहे हो, वो उसके क्या टेक्निक्स हैं, उसके क्या एडवांटेज है, आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितनी देर आप करते हो, क्या आप प्रोसेस फॉलो करते हो, उन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है बेसिकली। तो राइट सर। तो डेप्थ उतनी है उस मतलब जो भी अभी आपने भरा म्यूजिक का या मूवीज का, तो मूवीज के बारे में आपको फेयर नॉलेज हो। आप जरूरी नहीं कि आप सारी मूवी देखो। वो आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट मूवी कौन सी नई मूवी रिलीज हुई थी, आपने कौन सी लेटेस्ट मूवी देखी। जरूरी नहीं कि आपको सारी मूवी, मूवी का शौक है तो आप सारी मूवी देखो, ठीक है नहीं ना। तो आपने पिछले 1 साल में कोई मूवी देखी होगी, उस मूवी में क्या क्या अच्छा लगा। तो अगर आपकी मूवीज देखने की हॉबी है तो नेचुरली आप 3-4 महीने में तो एक मूवी देखोगे। तो पिछले 1 साल के अंदर आपने 3-4 मूवी एक्सपेक्ट किया था कि हॉबी है तो आपने देखी होगी। तो उसमें कौन हीरो थे, क्या चीज थी, कौन सा उसमें क्या बढ़िया लगा था आपको, क्या है। तो उसके लिए आपको नेचुरली आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं सर देखी थी, अभी ध्यान नहीं है मेरे को। अगर वो जाओ, अगर आप ऐसा होगा तो वो आपके लिए नेगेटिव डेफिनेटली जाएगा।
राइट सर। सर एक ना एक और एक एरिया है काफी और यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि सर कुछ लोगों की ना हॉबीज, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आ गई है, तो हॉबीज में भी चेंज आया है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनकी हॉबी है ऑनलाइन गेमिंग, या फिर जिनकी हॉबी है सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना, या जिनकी हॉबी है पॉडकास्ट सुनना, या जिनकी हॉबी है अगेन कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि नई स्पेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन करना, वो देखना। तो सर क्या अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारे इंटरव्यूअर बोर्ड हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनका जो एक एक्सपीरियंस जोन है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एस्पेक्ट पे है, तो ये जो अपडेटेड हॉबीज हैं वो उनको अफेक्ट करे या नेगेटिव वो साउंड करे, या फिर हमें पर्सनली इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम हैं वही प्रेजेंट करते हैं, लेट दे डिसाइड। हाँ, तो इसमें यह है कि अगर आपकी ऐसी हॉबीज हैं जो कि आपने बताई, ऑनलाइन गेमिंग की या पॉडकास्ट की, जो भी है ना, अगर आपकी हॉबी है, आप सुनते हो ये चीज़ें सब देखते हो, तो देर इज नो हार्म इन फिलिंग दैट। ठीक है, आप उसमें आप भर सकते हो सकता है कि उसके ऊपर वो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपका ये है कि उस पर आप रिप्लाई कर सको, मतलब है ना, आप जो भी आप पॉडकास्ट आप देख रहे हो, कर रहे हो, सुन रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या मतलब सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कर सको, या कोई भी चीज़ ऑनलाइन आपकी आईटी से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो एक आप वो हॉबी बन गया कि आप वास्ट फील्ड खोल देते हो, लेकिन उसके बारे में आपको फिर फेयरली नॉलेज भी होनी चाहिए जरूर। अगर आप, हो सकता है उस पर आपको कमांडो, आपकी हॉबी है, आपका बैकग्राउंड है आईटी में, आपने मान लो इंजीनियरिंग की भी, आपका कमांड है, तो वो हॉबी भरना आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। आप हॉबी, आप इंटरव्यूअर को आपका जो सिलेक्टेड वो आपका फेवरेबल फील्ड है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करके ले जा सकते हो, आपका इंटरव्यू को मतलब उसमें आप बेस कर सकते हो आपकी हॉबी के ऊपर। तो एक आप हॉबी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरफ ले जाना चाहते हो। राइट तो सर। अगर आपका वो फील्ड है, अगर आईटी का आपका फील्ड है, अगर एआई आपका फील्ड है, आपका लाइकिंग है, तो आपको बढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन पूछेगा, और आपका चूंकि आपका फील्ड है, तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, तो वो राइट आपके सर। आपके फेवर में जाएगा ही। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। राइट सर। वो चीज़ है। तो आप हॉबी में आपकी फेवरेबल चीज डाल के, आपका मेडिटेशन जैसा अगर हॉबी है, आप उसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता सकते हो, तो आपको जरूर वो चीजें भरनी चाहिए जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो, जिसपे आप इंटरव्यू को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि वो राइट। आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। राइट सर। सर अब इससे एक डायरेक्शन अलग चलते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड। कि जनरली जो लोग हैं वो बीटेक बैकग्राउंड के होते हैं, बीएससी बैकग्राउंड के होते हैं, एमएससी बैकग्राउंड के होते हैं। देयर आर सो मेनी बैकग्राउंड्स, क्योंकि इंडिया में काफी डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम है। तो सर क्या ईओ में ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड के हो, तो उसका ईओ एओ जॉब में क्या फायदा मिलने वाला है, ईपीएफओ की फंक्शनिंग में क्या फायदा मिलने वाला है? तो ऐसे क्वेश्चन क्या हमें देखने को मिलते हैं इंटरव्यू में सर? हाँ, बेसिकली जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हॉबीज से रिलेटेड होते हैं, आपकी पास परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, जो आपने एजुकेशन ली है उससे रिलेटेड होते हैं, आपकी जो जॉब आपने की है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड होते हैं। बेसिकली एग्जामिन यही किया जाता है कि आप कितने डिलीजेंट हैं, कितने आप प्रॉम्प्ट हैं ना आंसर करने में, आप और चीज़ों को कितने एनालाइज करके आप रिप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू का ऑब्जेक्ट यही होता है उस समय, कि वो आपको जज करना, क्योंकि और नॉलेज तो जैसे मैंने कहा पहले ही आप जज होके आ गई है, आप मार्क्स आपके आ गए हैं। तो आपसे जो ऐसी इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपने कैरियर के बारे में, है ना, कितने आप अलर्ट हैं, कितने आप अवेयर हैं। तो आपने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन ली है, मतलब आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली, आपने कोई एमबीबीएस कर लिया, आपने कोई बीएड कर लिया, अब आप ईओ में आने चाहते हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप, ये आपने बीएड करके क्यों आ रहे हो, एमबीबीएस करके क्यों आ रहे हो, बीडीएस करके क्यों आ रहे हो, इंजीनियरिंग करके क्यों आ रहे हो, आप इंजीनियरिंग में आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये जिस एरिया के आपने क्वालिफिकेशन ली है वहाँ की जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। तो in that case you have to able to convince the interviewer that this qualification will be useful while if you are appointed as a AO in the EPFO। वो आपको आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए कि आपको, आपने मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको क्या टेक्निकल चीज आपने सीखी, क्या क्या आपने इक्वेशन सीखी, क्या आपको एक्सपर्ट नॉलेज आई, और वो नॉलेज को आप कैसे, जब एज ए एनफोर्समेंट ऑफिसर होंगे, मान लो आपको जाना पड़ेगा फैक्ट्रीज में, आपको वहाँ पे एसेस करना पड़ेगा कि कोई प्लांट या कोई मशीनरी में कितने शिफ्ट में काम होता है, वहाँ पे कितने, किसी पे कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप कन्विंस कर सकते हो कि मैं जब एज ए एनफोर्समेंट ऑफिसर जब मैं किसी प्लांट के इंस्पेक्शन करने जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं असेस कर पाऊंगा कि यहाँ पे फेयरली कितने लोग काम करते होंगे, इस मशीन, ये मशीन कितने शिफ्ट में कर रही है, तो कितने कितने आदमी काम कर रहे होंगे। तो वो दैट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर योर क्वालिफिकेशन। तो लाइक दैट यू हैव टू कन्विंस द इंटरव्यू बोर्ड राइट अबाउट सर। योर क्वालिफिकेशन। राइट सर। और मुझे लगता है कि सर इसके लिए बेस्ट चीज ये रहेगी कि जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं वो एक बार रीजनल ऑफिस वगैरह या दोनों ऑफिस जो ईपीएफओ के वहाँ पे घूम के आए, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनसे बात करके आए और देखें कि उनकी किस तरीके से उनकी जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर यूजफुल हो सकती है। शायद एक फील्ड एक्सपीरियंस उनको बेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा।
हाँ, ये मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन खाली ईपीएफओ में नहीं, किसी भी यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछी जाती है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है कि एमबीबीएस डॉक्टर जाता है वहाँ पे इंटरव्यू देने, तो उससे भी पूछा जाता है कि आप मेडिकल में क्यों नहीं जा रहे हो, डॉक्टर आप क्यों आ रहे हो, आप आईएएस बनने के लिए क्यों आ रहे हो, नेचुरली पूछा जाता है। और लेकिन आप, ये आपके भी ऊपर है कि एबिलिटी के ऊपर कि आप कितना कन्विंस कर पाते हो, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आपने क्वालिफिकेशन ली है तो आप उसकी क्यों ली थी आपने, और अभी आप उसका कैसे यूज करने वाले हो, वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा। तो जो भी राइट। आपकी क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर जिस भी एरिया की, तो वो आपने क्वालिफिकेशन क्यों ली थी, और क्यों लेने के बाद में आप क्यों यहाँ पे आना चाहते हो, इसका आंसर आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना ही पड़ेगा एक्चुअली। राइट सर। सर जो मतलब अगर इसका सार निकाले तो सार ये है कि आपको ऑनेस्ट जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि डेफिनेटली व्हाई हाँ। यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। नाइस सर। एंड सर एक और इस पर्टिकुलर सीरीज को आगे बढ़ा तो एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और ईओएओ का एग्जाम आता है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं इस एग्जाम में। तो दोस्त सर जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, आप करेंगे भी आगे फ्यूचर में शायद, तो क्या आप ईओएओ की जॉब छोड़ देंगे, आप यूपीएससी को प्रेफर करेंगे? तो वो जो यूपीएससी वाला उनके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसे किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहिए सर? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं तो आप बच्चे से किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट करेंगे सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग? नहीं, ये देखो, कोई ये हर सभी बच्चे होते हैं तो वो करते ही है ना अपने। ऐसा नहीं कि किसी भी हमको इंटरव्यू को ये कन्विंस करना है कि मैं बेटरमेंट के लिए करूंगा, वो है ना। आज मेरा ईपीएफ में हो रहा है, होने के बाद में मैं सिविल सर्विस की जाऊंगा, तो अच्छी बात है ना, प्रोग्रेस में हायर में प्रमोशन अपने हर आदमी चाहता है कि वो उसको कैरियर में ग्रोथ मिले, हायर पोस्ट मिले, अगर उसमें एलिजिबिलिटी है तो वो हायर जाए, तो उसके लिए कहीं पे भी कोई बंदिश नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट में रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है जाने में। और ये फेयर बात है कि भाई हर हर एक कोई भी कैंडिडेट है तो वो अपना ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ चाहता है, और डेफिनेटली वो हायर पोजीशन पे जाएगा, एक आईएएस बनेगा, तो सोसाइटी को बेटर सर्व करने की पोजीशन में होगा, एक कलेक्टर बनेगा, तो उसके लिए एक वाइल्ड, एक ईपीएफओ, एक ईओ के लिए एक लिमिटेड फील्ड है। लेकिन कोई आदमी सिविल सर्विस में जाके कलेक्टर बनता है तो उसके लिए एक वाइल्ड फील्ड है, तो वहां पे वो जाके सोसाइटी को बहुत अच्छे से सर्व कर सकता है। तो आपको यही कन्विंस करना है कि यस, आई वांट ग्रोथ इन द कैरियर, और ग्रोथ होके मैं पोजीशन में आई विल बी बेटर इन ए सिचुएशन टू सर्व द माई सोसाइटी बेटर। तो वो आपको कन्विंस करना है जो भी आप जाना चाहते हो। और कभी भी इंटरव्यूअर इस बात को एडवर्स नहीं लेते कि आप और फर्दर ग्रोथ के लिए या फिर उसके लिए ट्राई कर रहे हो, इसके लिए कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। राइट सर। सर एक एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड ऑन दैट, क्योंकि सर आपने बहुत लंबा कैरियर ईपीएफओ में सर्व किया है। सर अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई यू शुड बी इन ईपीएफओ, या फिर आप ईपीएफओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर अगर आप ईपीएफओ में हैं, आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे कि आप ये बात बोल के ईपीएफओ ज्वाइन कर सकते हैं, ईपीएफओ इस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बेटर है करंटली? सर आप इसमें प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करिए सर। तो आप स्टूडेंट्स जो बताएंगे इंटरव्यूअर में, ये बताएंगे क्योंकि जो ईपीएफओ है एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के अलावा जो भी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें एक सोशल सिक्योरिटी। तो एक आपको जब आप किसी भी आप जब ईपीएफओ को ज्वाइन करते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक लार्ज लोग जो सोसाइटी का है उसको आप सर्विसेज देते हो। उसके जो भी फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो एक हर मतलब आजकल थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय एक एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो सब ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स मेंबर्स होते हैं। तो आपको एक जब आप ईपीएफओ में आते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन सब लोगों को सर्विस देने की। तो आप बताओ कि भाई मेरे हमेशा से ये रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम लोगों तक रीच करूँ, मैक्सिमम लोगों तक सर्विस दे पाऊँ, मतलब सोसाइटी को एक और एक लोअर लेवल तक, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोअर तक लास्ट वर्कर तक वो भी उसका ईपीएफओ का मेंबर होता है। और सबको एक जनरल फिनोमेना है कि हर मतलब जो चूंकि एक बहुत बड़ा एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उसकी मोनोपोली है इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी में, जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन जो देने की। तो एक लोग जनरली बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके उनका तो वो एक सब मतलब एक जनरल वो है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ईपीएफओ पे सर्विस देके उन लोगों को सेटिस्फाई कर सको, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सको, ग्रीवांस को रिड्रेस कर सको। राइट सर। एंड सर ये भी है कि ईपीएफओ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, गवर्नमेंट का काफी फोकस भी है सोशल सिक्योरिटी में, तो अगर आप इसका पार्ट बनते हो तो आपकी भी पर्सनल ग्रोथ काफी होगी एज विद द ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली, निश्चित रूप से। राइट सर। सर एक और हाँ। क्वेश्चन है, सर बच्चे जनरली इस पॉइंट पे काफी डाउटफुल रहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू हिंदी में देना चाहिए या फिर इंग्लिश में देना चाहिए, क्योंकि इस बार फॉर्म में शायद डेफ में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आपको इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या देनी है। तो बच्चों को डाउट होता है कि अगर हम हिंदी में देंगे तो शायद हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई रूल है सर, या फिर दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन की?
हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये वास्तव में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में उनको इंटरव्यू देना है। तो कभी ये नहीं सोचेंगे ना कि कभी भी कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो उस इंटरव्यू बोर्ड जो है वो ज़्यादा उससे प्लीज होगा या ज़्यादा उससे इम्प्रेस होगा। ऐसा नहीं होता है। या आप हिंदी में बोलोगे तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आप जो इंटरव्यू के अंदर आपकी लैंग्वेज को टेस्ट नहीं किया जा रहा है, कभी भी ध्यान रखें। वहां पर टेस्ट किस चीज का हो रहा है? आपकी डिलीजेंस का टेस्ट हो रहा है, आपके प्रॉम्प्टनेस का टेस्ट हो रहा है। आप चीजों को कितनी जल्दी ग्रेस्प कर पाते हो, इंटरप्रेट कर पाते हो और रिप्रोड्यूस कर पाते हो, वो उस चीज का टेस्ट हो रहा है। तो आप किस लैंग्वेज में जल्दी अच्छी समझ पाते हो, जो आपसे पूछा जा रहा है, इंटरव्यू जो आपसे पूछा जा रहा है उसको कितनी जल्दी से आप समझ पाते हो और रिप्लाई कर पाते हो उसको, है ना, किस लैंग्वेज में। तो हमारी अगर नेशनल हमारी जो जनरली लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो अच्छा है कि आप हिंदी में ही बोलो। उसमें कभी भी ये नहीं होगा कि आपके नेगेटिव नहीं जाएगा कि आप हिंदी में जवाब दे रहे हो। बात यह है कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो और प्रॉपरली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो कह नहीं पा रहे हो, अगर मान लो उस लैंग्वेज में, तो फिर उसके आपका नेगेटिव ही हो जाएगा वो लैंग्वेज। कभी भी वो आपको इंग्लिश आपको इंप्रेस नहीं करती है बोर्ड को। राइट इंग्लिश सर। आपकी अगर फ्लुएंट है, बहुत अच्छी है, इफ यू कैन कन्विंस वेरी वेल योर व्यूज थॉट्स टू इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द इंटरव्यूअर, देन इट्स ओके, यू कैन टेक इंग्लिश लैंग्वेज, सेलेक्ट चूज इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज बेटर टू गिव इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज। सर एक्चुअली इसका सार यही है कि हमें जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं अपने व्यूज समझाने में, वही लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए ताकि बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पास ऑन हो। बहुत बढ़िया हाँ, सर। तो वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही देखा जाएगा। क्योंकि आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी कितनी है, आपकी इंटरप्रिटेशन कितना है। आपसे कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा कि तो आप प्रॉपर्ली एनालिटिकल, आपके पास सोचने का टाइम नहीं है वहां पर, तो आप इमीडिएटली आपको रिप्लाई करना है। तो हो सकता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो और वहां पे आपको उस प्रॉब्लम आए उस समय कुछ चीजों को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। तो राइट। अच्छा है कि आप हिंदी में आप अपनी बात कहो। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जनरली काफी बच्चों का डाउट है ये, शायद आप इसको बेहतर एक बार गाइड कर पाए कि सर यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछे हैं। अब बच्चों को डाउट ये है कि हम अपने फादर की प्रॉपर्टी फिल करें या फिर अपनी प्रॉपर्टी फिल करें, क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में जब तक हमारे पेरेंट्स रहते हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, कई बार प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एसेट्स पूछे हैं वो बेसिकली कौन से एसेट्स हैं, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी लाइट शेड कर पाए सर। तो फैमिली, उन्होंने वर्ड फैमिली यूज किया है। तो फैमिली में तो अब अगर आप जैसे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो वो आप फैमिली के मेंबर हैं, तो अच्छा है कि आप उसमें उसको मतलब उसमें आपकी एसेट्स को डिस्क्लोज करने में कहीं कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो अच्छा है कि आपकी फैमिली में आपके मतलब पेरेंट्स की है तो आप उसको आप उसमें डिस्क्लोज कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट। अच्छी बात है। मतलब उसमें यह है कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब आप जॉब में आए थे तो आपकी फैमिली में के पास क्या असेट्स थी, और फिर आपने 5 साल 10 साल में आपने कितनी असेट्स बना ली हैं उसका ना। तो वो अगर आपने उस किसी चीज को हाइड कर दिया, आपने मान लो आपके फादर की कोई है, उसको आपने हाइड कर लिया, उसमें नहीं किया, और बाद में मतलब कभी ऐसी बात आती है 10 साल बाद तो कि ये थी, तो आपको उससे बताना चाहिए। आपने नहीं बताया तो उसका मतलब आपने बाद में जनरेट करी है वो। तो वो कहाँ सवाल खड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप जो आपने एसेट्स एक्वायर आपके नाम या आपके रिलेटिव के नाम, तो वो आपकी इनकम से प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, वो सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए अच्छा है कि जो भी असेट्स हैं आप उसको मतलब क्लियरली उसमें फिल कर दो, बिल्कुल अच्छा है। राइट वो सर। है बिल्कुल कि एसेट्स फैमिली की एकदम डिटेल क्लियरली। देनी चाहिए। राइट सर। एकदम एसेट्स जो है हाँ क्लियरली फिल करनी चाहिए, फैमिली की डिटेल्स फिल करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर फ्यूचर में कभी भी कोई विजिलेंस एक्टिविटी होती है, फिर कोई करप्शन चार्जेस वगैरह आ सकते हैं, वैसे ना आए तो उस केस में आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि आप क्लियर रहेंगे। ठीक है। सर एक और डाउट जो है काफी बच्चों के माइंड में है, एंड अगेन बहुत ही प्रोमिनेंट डाउट है कि जो जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इंटरव्यू कंडक्टिंग बॉडी है, और सिलेक्शन ईपीएफओ के लिए हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में कितना स्कोप है कि वो ईपीएफओ रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछें, मतलब कितनी एक वेटेज रहती है कि जनरल क्वेश्चन प्लस ईपीएफओ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो ऐसा है कि जैसे अगर आप ईपीएफओ में पहले से वर्क नहीं कर रहे हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपको ईपीएफओ के बारे में डिटेल नॉलेज होगी। लेकिन आपको जनरल मतलब जो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ईपीएफओ की स्कीम से, ईपीएफओ से आप ईओ के लिए आप जा रहे हो तो एओ में क्या आपसे एक्सपेक्ट किया था, क्या आपकी ड्यूटीज होने वाली है, क्या आपका फील्ड होगा, ठीक है ना, क्या से क्या क्या ड्यूटीज आपसे है, उसमें क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईपीएफ फंक्शन कैसे होती है, क्या क्या चीज होती है, क्या क्या एक्टिविटीज ईपीएफओ में रन हो रही है, क्या उनकी स्कीम्स हैं, क्या उनके हेड्स कौन है, कौन डायरेक्टर्स होता है, एमडी मतलब कौन भी सीईओ कौन होता है ईपीएफओ का, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन मिनिस्टर्स है, उसके बारे में ईपीएफओ के कितने ऑफिस है इंडिया के अंदर, क्या उसका पैटर्न है, जोनल ऑफिस कैसे होते हैं, रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस, वो कितना टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं,
कितना टाइम में उसके मेजर स्कीम्स जो है उसमें, उन स्कीम्स के अंदर क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन के, किन किन के ऊपर ईपीएफओ एक्ट लागू होता है, कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जिन पे लागू नहीं होता, कौन से पे लागू होता है, सर उस जो मेंबर्स हैं किनके ऊपर कब उस ईपीएफओ की स्कीम्स एंड मतलब जो उसके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाती है किसी एस्टेब्लिशमेंट पे कि उसको ईपीएफओ से कोड लेना होता है और फिर कोड लेके मेंबर बनना जरूरी है। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं और ये सब चीजें जरूर उसको पता होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। राइट सर। सर एक और एरिया है जो अभी बच्चों को एकदम नया देखने को मिला है, पुराने डेप्थ में नहीं था वो एरिया, वो है पेरेंट्स का प्रोफेशन। ठीक है सर, जनरली डाउट होता है कि हमारी फैमिलीज में अगर हम जनरली देखें, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कि स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जनरली हमारी जो मदर है वो हाउस वाइफ होती हैं और फादर हमारे वर्किंग होते हैं। तो कैन देयर बी अ क्वेश्चन कि भाई टाइम इज चेंजिंग, तो आपको लगता है कि सोसाइटी में अब जो हमारे मदर का प्रोफेशन है वो चेंज होना चाहिए फ्यूचर में? तो ये प्रोफेशन के रिलेटेड क्वेश्चन कितने क्रिटिकल हैं सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब बेसिकली इससे कोई मतलब आप ना, ये जो हमारे हम जब डेफ फिल कर रहे हैं तो हमको एक्चुअल में जो है वही भरना चाहिए ना। तो अगर मान लो आपकी मदर वर्किंग नहीं है, हाउस लेडी है, तो आप उसको बिल्कुल वही भरें जो कि वो हाउस लेडी है, तो वही भरें उसको ना, होम मेकर भरें। तो आपके जो फादर जो भी काम करते हैं वही भरें। और इससे मतलब आपको पूछते हैं कि उन्होंने जॉब क्यों नहीं गई, तो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि भाई उनको जॉब करनी है नहीं करनी, वो फैमिली की नीड होती है, उनको बच्चों को ज्यादा उनको पसंद है कि भाई बच्चों का लुक केयर करना, कि घर से बाहर घर में रह के घर को मेंटेन करना। तो ये इंडिविजुअल वो है कि इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता कि भाई उन्होंने मतलब जॉब हाउस लेडी क्यों है, हम तो एक वो भी एक घर को संभालना करना वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है और सबकी अपनी चॉइस होती है। तो आप वही बनना चाहिए जो कि वो एक्चुअल में है बेसिकली। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं आपसे, लास्ट ये क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद हम बच्चों के डाउट्स लेने शुरू करेंगे। सर ओके। क्वेश्चन ये है कि अगर हम डेफ देखें तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे एरियाज हैं जो जनरली थोड़े क्रिटिकल माने जाते हैं। क्रिटिकल इन द सेंस कि जैसे एक रिलीजन वाला एरिया है, एक कम्युनिटी वाला एरिया है और एक सबकास्ट वाला एरिया है। तो सर क्या बच्चों को इन एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना चाहिए, क्रिटिकली प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर यूपीएससी पे ऐसे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फेयर नॉलेज होनी चाहिए आपको, जिस भी रिलीजन के हो आप हो, जो भी कास्ट के सब कास्ट के हो, उसके बारे में आपको एक फेयर नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। आपको बहुत डिटेल में ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। तो आप जिस कास्ट के हो उस कास्ट के बारे में जो उसके आपके क्या जो है मतलब बेसिक नॉलेज क्या है, जो मान लो आपको मान लो अग्रवाल है तो अग्रवाल में आप हैं तो कितने आपके गोत्र होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या आपके मैरिज के लिए आपके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उन गोल्स का क्या मतलब होता है, कि आपके अगर कहाँ से उनकी ओरिजिनेट हुई है, आपका मतलब जो मतलब अग्रवाल किससे आपके ओरिजिनेट हुई है वो, तो उसके बारे में आपको कहाँ पे आप इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है मान लो उसके बारे में, या आप जहाँ रहते हो उसकी पॉपुलेशन, आपकी स्टेट में उनकी उस कास्ट की क्या पॉपुलेशन है, उसके इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आपको बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, क्योंकि आप उससे बिलोंग करते हो। ये है राइट। जिससे आप बिलोंग कर रहे हो उसकी उसकी आपको फेयर नॉलेज, जैसे आप जिस सिटी में अपन रह रहे हैं उस सिटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। उसकी पॉपुलेशन क्या है, कलेक्टर कौन है वहाँ पे कोई क्या उस जगह क्या इस स्टेट के अंदर क्या स्पेसिफिक क्या है, कौन से मिनरल्स हैं, कौन उन स्टेट्स में क्या उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना ही चाहिए। जहाँ से आपने एजुकेशन ली है उस जगह, उस ऑर्गेनाइजेशन किससे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी स्कूल या कॉलेज या जो भी आपका था, जिस सिटी में आपने एजुकेशन ली वहाँ या आपने जॉब करी उस ऑर्गेनाइजेशन उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो आपने काम किया उस काम के बारे में आपको यू शुड बी एबल टू वेरी वेल एक्सप्लेन व्हाट हैव यू डन। तो क्या आपका रोल था, क्या आपने कैसे किया, क्या आपका अचीवमेंट था उसके उसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई आपने चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते थे, कैसे आप करते थे, प्रॉब्लम्स आती तो कैसे आप एड्रेस करते थे। क्योंकि वही आपका मतलब उससे जज किया जाता है कि आप कितने प्रॉम्प्ट हो, कितने आप ड्यूटी के बारे में कितने आप सजग हो, है ना, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। कैसे आपको पूछा जाएगा कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, कभी आपने काम के वर्क प्लेस में कभी कभी आई तो क्या प्रॉब्लम आई आपने कैसे हैंडल किया, तो वो आपको पता होना चाहिए, बताना मतलब यू शुड बी एबल टू प्रॉपरली एक्सप्लेन। तो राइट। ये सब चीजें हैं। सर एक क्वेश्चन दो तीन बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो किसी के फादर या मदर रिटायर हो गए जॉब से, तो उनको एनुअल इनकम फिल करनी है या फिर वहां पे एनए लिख देना है? नहीं, रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद भी एनुअल इनकम तो होती है, पेंशन है तो पेंशन जो भी है, तो वो अपने अपने जो इनकम टैक्स के जो अपने रिटर्न्स हैं, आईटीआर हैं, आईटीआर में क्या शो कर रहे हैं, देन ठीक वो है। आपका बेसिक अच्छा रहेगा कि आप आईटीआर को बेस बना के वो फिल कर दो। राइट सर।
सर एक बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं सॉरी मैंने पहले लास्ट बोला था, बट एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कई बार कुछ बच्चों के केस में मल्टीपल स्टेट्स या फिर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल कोई बच्चा है जो कानपुर में पैदा हुआ है, एजुकेशन दिल्ली में ली है, देन जॉब मुंबई में कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या उनको तीनों एरियाज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर जो लेटेस्ट एरिया जिससे वो अभी एसोसिएट है वो प्रिपेयर करें वो? हाँ, तो जो लेटेस्ट एरिया है देखो वो तो प्रिपेयर करना ही चाहिए उसके ऊपर, तो क्योंकि वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो तो एरिया उसका है ही, उस पर तो सवाल मतलब पूछे ही जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके उनकी जॉब रोल के बारे में, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, वो कैसे रिपोर्टिंग करते थे, उनका अचीवमेंट क्या था, उनके उस पीरियड के अंदर कितना, कब उन्होंने ज्वाइन किया, कब उन्होंने क्विट किया, या तो वो सब पे तो सवाल पूछे जाएंगे। उस जगह के बारे में जितना टाइम रहे वो, तो वो देखा जाएगा कि कितने टाइम रहे। मान लो वो कुछ 6-8 महीने साल भर है तो उस जगह के बारे में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो 5 साल से रह रहे हैं उस पर, तो उनके एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आपको बारे में पता होना चाहिए। सेम एजुकेशन के बारे में, उन्होंने एजुकेशन लिए वहाँ पे कितने साल तक रहे वो अंडर, तो उस जगह के बारे में जब अगर कोई बच्चे ने 5 साल तक लिए या 10 साल तक लिए तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। वो करे पैदा होने से मतलब बर्थ 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 होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई, आज 25 साल 30 साल पुरानी उतनी, तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उतनी चीजें पुरानी उसको याद हो, या हो सकता है कि वो रहा भी नहीं हो, तो 2 4 5 साल रहे हो बचपन में, तो बचपन की चीजें वैसे भी पता नहीं रहती ज्यादा, तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली उस जगह और प्रेजेंट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर माय क्वेश्चंस। चांस हम बच्चों को देते हैं क्वेश्चन पूछने का। एंड फ्रेंड्स आई वुड गाइड यू कि आप क्वेश्चन जो पूछें सर से वो बहुत ही क्लियर कंसाइज हों और डेव के डाउट्स के रिगार्डिंग हो। एंड आप लोग चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगले 24 मिनट, मतलब अभी हमारे पास 36 मिनट हुए हैं इस सेशन को, अगले 24 मिनट हम सर से डाउट लेंगे। अगर किसी दोस्त का, किसी सिस्टर का अगर कोई डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो आई वुड से कि आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hello@edutap.co.in। आप वहां पे हमें मेल पक्का करेगा अपने डाउट को, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट। लेकिन अभी अगले 24 मिनट में आप सर से डायरेक्टली अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप लोग अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं वन बाय वन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगा। एंड आप अपने डाउट जो है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो जिनका भी डाउट है वो अपने डाउट्स के लिए हैंड रेस कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है पूरी अपॉर्चुनिटी दूं, लेकिन आप लोगों ने प्लीज अपने डाउट जल्दी जल्दी पूछने हैं और क्लियर डाउट पूछने हैं। तो आसिम खान से शुरू करते हैं। आसिम, अपने आप को अनम्यूट करिए एंड यू कैन आस्क योर डाउट टू दिस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा दो गुड डाउट इवनिंग। है। पहला पहला ये डाउट है कि मैंने साढ़े चार साल दो कंपनी, अलग अलग कंपनी में काम किया है। लेकिन मैं 2 साल से मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, स्टेट पीसीएस की। तो मेरे पास मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब नहीं है, मतलब अभी मंगाया नहीं हूँ मैं। तो मैं अभी शॉर्ट नोटिस पे मैं मेंशन करूँ अपना जॉब में पर वहाँ पे कि या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो नहीं मेंशन करूँ? सर एक्चुअली नहीं ये नहीं, आप प्रॉब्लम काफी दोस्तों के साथ है कि प्राइवेट जॉब में वो थे और प्राइवेट जॉब में जनरली एक्सपीरियंस लेटर वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एकदम चाहे तो कई बार सडन ब्रेक होता है और छोड़ के चले जाते हैं। तो ये असीम यही सिचुएशन है पूरी हमारी। यस सर, यस सर। सर प्लीज सर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन नहीं, बिटवीन। नहीं बिल्कुल आपने अच्छा पूछा। और आपको क्या यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी नहीं भी है, आप उसको लेटर डाल दो कि एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन आपको कंसील मत करो, जो जगह आपने काम किया है उसको उसका भर दो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओके। नहीं भी है तो आप, अगर मान लो इनकेस आपको तब तक इंटरव्यू तक भी नहीं आया, तो आप उसको बता देना हमने ओके। मांगा था लेकिन उन्होंने, हम इंटरव्यू सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। लेकिन ओके। जो भी पोजीशन आप बता दो, लेकिन वो आपकी मतलब उसको कंसील मत करो। आप उसको फ्रीली बताओ कि ठीक है मैंने इस पीरियड से इस पीरियड तक किया था। आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपके पास अब आपने रिजाइन किया तो वो लेटर होंगे आपके पास, पे यस स्लिप्स सर। होंगी, वो सब आप जस्टिफाई कर ही सकते हो ना, वो तो आपके आपके पास है। ठीक है, आपके पास यस सर। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप उसको आप बता दो कि मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, लेकिन मैंने इस पीरियड से इस पीरियड तक काम किया, तो वो आप उसको हाइड नहीं करके क्लियरली आप मेंशन करो, आपने डिस्क्लोज करो आप उसमें। ओके सर। सर मेरा दूसरा डाउट है कि सपोज अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं और अगर इंटरव्यू पैनल मुझसे इंग्लिश में सवाल पूछता है, ठीक है, और मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ उसका डायरेक्टली, या चूंकि वो सवाल इंग्लिश में पूछ रहा है तो मुझे इंग्लिश में जवाब देना है? अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इफ यू आर एबल टू कन्विंस यूर व्यूज इन इंग्लिश, देन नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं हो तो आप उससे पूछ लो कि सर क्या ना रिप्लाई इन हिंदी, कोई कोई नुकसान नहीं है ओके। इसमें। इंग्लिश में पूछा भी है तो आप उनसे पूछ लो कि क्या ना रिप्लाई इन हिंदी, और तो आप डेफिनेटली ही विल अलाउ यू, और आप हिंदी में इंटरव्यू जवाब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत ओके नहीं सर, है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक आसिम यू यू वेरी आर मच। वेलकम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और काफी दोस्तों का भी डाउट इससे रिजॉल्व हो गया होगा। देखिए ओके जनरली सर। आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, पोलाइटली एक बार पूछ लो, क्योंकि पूछना एक जो है हमारे मैनर का पार्ट माना जाता है। अगर आप पूछ के आगे बढ़ोगे तो शायद वो बहुत बेटर रहेगा।
थैंक यू सर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। आयुष, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और सर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छी इंटरेक्शन लगती है जब हम कैमरे में आसपास सामने दिखें। सॉरी सर, थोड़ा सा लाइट का इशू है कोई यहाँ पे, कोई इशू तो नहीं, काफी चलो कोई अंधेरा इशू है। नहीं, बताइए अपना डाउट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 3 अटेम्प्ट यूपीएससी में दिए हैं और इस साल मैं अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ। और मैंने ये पहले डिसाइड किया था प्रिपरेशन के पहले ही कि 3 अटेम्प्ट जब सीरियसली हो जाएंगे तो मैं एक अटेम्प्ट स्किप करके कोई एक बैकअप ऑप्शन ढूंढूंगा। तो सर ये चीज मतलब निगेटिव इम्पैक्ट नहीं ना डालेगा कि आप उस साइकिल में थे फिर आप स्किप करके ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये कोई नेगेटिव नहीं डालेगा। ठीक है, आपने आपका एक कंसीडर डिसीजन है, आपने 3 साल ट्राई कर लिया, ठीक है ना। तो कोई यस सर। जरूरी मतलब ये नहीं है कि आपने 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चूंकि आपने कैरियर को आप सिक्योर करना चाहते हो, तो आपने एक ब्रेक लिया और आपने ईपीएफओ में आप ट्राई कर रहे हो, तो वो अच्छा है कि आप कहीं पे भी नहीं, मतलब मान लो कोई आदमी यूपीसी के लिए तैयारी करता रहा 5 साल तक और नहीं हुआ, तो उसको उस एक स्टेज आ जाएगी, कैरियर आ जाएगा, तो उसका एज निकल जाएगा बाहर, टाइम एज बाहर हो जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो वो आपने कि आपका ये थॉट प्रोसेस है कि मेरे हाथ में कम से कम कुछ रहना चाहिए तब तक, उसके बाद ग्रोथ के लिए मैं बाद में ट्राई कर लूंगा, एक बार मैं अपनी जॉब लूँ, एंट्री करूँ और अपने कैरियर को सिक्योर करूँ, वो एक अच्छी बात है। तो आप वैसे ही बताओ। और फिर एक मेरे पास जो अटेम्प्ट बचे हुए हैं अभी 2 जो भी है, उसको मैं बाद में ग्रोथ करने के बाद में मैं इम्प्रूवमेंट की ग्रोथ के लिए मैं बाद में उसके लिए तैयारी करूंगा। तो आप यस उसको ऐसे ही अपने आप कन्विंस करेंगे। सर यहाँ यस पे ये सर। नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा कि मैं सिलेक्ट होने के बाद ईपीएफओ ईओएम में बाद में यूपीएससी की तैयारी करने की सोचूंगा? नहीं आपको नहीं ऐसा नहीं नहीं, लगेगा? मैंने जैसे मैंने कहा कि मतलब मैं हर आदमी हर बच्चा चाहता है कि उसकी उसकी जो है कैरियर सिक्योर्ड हो। तो सिक्योर करने के लिए मेरे को है ना, तो मैंने ये ले रहा हूँ अब, क्योंकि अनसर्टेनिटी कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है ना कि मेरा यूपीएससी में भी होगा कि नहीं होगा, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूंगा, तैयारी कर लूंगा, नहीं हो रहा, अब आगे भी नहीं हो, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं ट्राई अपने ग्रोथ के लिए, तो अब मैं अपने एफर्ट्स करूंगा। राइट सर। जितना मेरे पास कैपेबिलिटीज है मैं ट्राई करूंगा। राइट। होता है तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर यहाँ सर्विस दूंगा अच्छी, पूरी मेहनत से मैं यहाँ पे काम करूंगा, अपने ऑनेस्टी से और फुल डिवोशन से मैं यहाँ वर्क करूंगा मैं। राइट ये यस सर। सर। चीज़ है। आयुष, आपके डाउट क्लियर हो सर एक गए? और हाँ सर बताइए। एक और डाउट सर एक और डाउट था कि 2021 में मेरा एक महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप था जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। बट 2021 में अक्टूबर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2022 जनवरी में यूपीएससी मेंस था। तो सर मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो क्या मैं इस चीज को मेंशन करूँ डैप में या ना मेंशन करूँ? ज्वाइन क्योंकि मतलब आप मेंशन मतलब, हाँ यस मतलब सर। आप सर्विस जो आप जहाँ हुआ था वो आप ज्वाइन नहीं कर पाए आप? सर वो फेलोशिप था, मतलब स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप था, वो 2 साल के लिए, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि अच्छा अच्छा। जस्ट 2 महीने बाद मेंस आने वाला था यूपीएससी का। अच्छा अच्छा, तो ज्वाइन तो आपने किया ही नहीं, तो उसमें तो आपका कुछ ऐसा मतलब फिर क्या मेंशन भी क्या करोगे आप उसमें, क्या राइट। बनता है मेंशन करने का? अगर आपने सर ज्वाइन वहां आयुष पे तो किया किया ही ही रहता है नहीं ना नहीं। फिर कि आपको एनी मेंशन नहीं अदर करना अचीवमेंट, चाहिए। सर एनी हाँ अदर उसको फिर अचीवमेंट्स जब, में रहता है तो हाँ अगर कोई अचीवमेंट है ना, कोई आपने काम किया है जॉब है ना, तो आप उसको मेंशन करोगे। कोई भी आपने सर्विस अच्छा। कहीं पे आपने कोई सर्विस कर ज्वाइन करके फिर आप रिजाइन कर रहे हो, तो उसको आप मेंशन करो। अगर आपने यस ज्वाइन सर। ही नहीं किया तो फिर वो आपका पार्ट हुआ ही नहीं ना, करिकुलम का पार्ट ही नहीं हुआ ना वो तो। यस सर। यस सर। और सर एक वो उसके एसेट रिगार्डिंग डाउट था कि सर जैसे मेरे पापा फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो हाँ हाँ। अभी मेरे ग्रैंडफादर हैं तो सारे एसेट्स उनके ही नाम पे हैं। बट मतलब मेरे फादर का एक एग्रीकल्चरल इनकम शो होता है जिसके मतलब जिसके बेसिस पे वो एक इनकम सर्टिफिकेट भी बना है, तो मुझे तो बस वही मेंशन करना चाहिए ना जो इनकम सर्टिफिकेट हाँ पे मेंशन है उनके। हाँ वो जो आपके फादर की जो इनकम आ रही है जो भी, वो ही आपको मेंशन करना है, जो आप वो आईटीआर के अंदर फिल कर रहे होंगे अपनी, वो यस आप आईटीआर को बेस बना लो, तो एक आपके पास वो अब एक मतलब एविडेंस भी है कि ये यस उनकी इनकम थी, तो उसी को आप बेस, वही ठीक रहेगा। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। आयुष, आई होप आपके डाउट रिजॉल्व हो गए हो। एंड एस विसलिनी, आपका डाउट क्या है? आप सर से पूछ सकते हैं। अपने आपको अनम्यूट करिएगा, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। हेलो। हेलो, आप पूछिए डाउट सर से। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैं एसबीआई में काम करती हूँ, स्टेट बैंक में। तो फिर उससे पहले मैंने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचिंग फैकल्टी भी काम किया है। तो फिर मुझे डैफ में दोनों चीज़ें मेंशन करनी चाहिए या फिर सिर्फ जो एसबीआई का है वो मेंशन करूँ तो चलेगा? सर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन करूंगा, थोड़ा सा, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। सर ये जनरली काफी लोगों के साथ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब ना फ्रीलांसिंग वर्क्स काफी इंक्रीज हो गए हैं। मतलब गिग इकोनॉमी टाइप का जो सिस्टम है वो आ गया है, तो लोग घर पे बैठ के पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर देते हैं।
तो उसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब जैसे हम जैसे फॉर्मल एग्रीमेंट देखते हैं ना कि आप एक कंपनी में गए, आपने बॉन्ड साइन किया है, फिर आपने पूरा एक ऑफर लेटर आपको मिला, वो सिस्टम नहीं है। तो उन जॉब्स को मेंशन करना चाहिए अलोंग विद द क्वेश्चन ऑफ स्पेशलिटी की एसपीआई तो वो कर रही थी, लेकिन जो फ्रीलांसिंग वाली जॉब है क्या उनको वो मेंशन करना चाहिए? वैसे नहीं, यही वाला एंगल है ना आपका भी? यस सर, यही वाला है, क्योंकि मेरा मतलब मेरा प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना था जब मैंने काम किया था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि आपने ना कितने, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने काम किया तो कितने टाइम तक किया था। तो जैसे कितना, जैसे आपने 1 साल 2 साल, कितने टाइम तक आपने वो काम किया है वैसे, मुझे बताएं। 1 साल सर, 1 साल, 1 साल किया, वन ठीक है। वन वन 1.5 years। ओके, तो वो जो आपने किया था तो वो कोई मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो, है ना? तो हाँ जी। अगर आप चाहते हो कि उस आपसे इंटरव्यू में उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाने चाहिए, आपको लगता है कि आप उसको वेल एक्सप्लेन कर पाओगे, तो आप उसको डिस्क्लोज अपने उसमें आप इंक्लूड कर लो, डिस्क्लोज कर दो कि इस पीरियड्स में मैंने कोचिंग में काम कोचिंग किया, क्योंकि वो एक आपका पीरियड तो खाली दिखेगा ही, है ना? आपने जो एजुकेशन कंप्लीट की और जॉब किया एसबीआई में, उसके बीच में आपका पीरियड तो है ही, वो 1.5 साल 2 साल का जो भी है जहाँ पे। तो वो आप सवाल आपसे आएगा कि उस टाइम में आपने क्या किया, है ना? तो आपको अच्छा है कि आप उसको डिस्क्लोज कर दो कि इस टाइम में मैं उस कोचिंग में मैंने यहाँ पे कोचिंग दी थी। तो ठीक है, उससे हो सकता है कि उस कोचिंग से रिलेटेड आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपसे सवाल पूछ ले, तो आप उसको, क्योंकि आप कोचिंग करी थी तो आप बताने की स्थिति में रहोगी आप, तो वो अच्छा रहेगा कि आप उसको डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि वो सवाल आपसे खड़ा होगा कि आपने उसने पीरियड में क्या किया था एजुकेशन लेने के बाद में, या आपने जॉब क्यों नहीं की थी, लेट क्यों की जॉब आपने एसबीआई में, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छा है कि आप उसको फिल कर दो कि मैंने इस पीरियड में मैंने यहाँ एक कोचिंग मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ये वाली, मैं एक्चुअली यहाँ पे। बहुत ही सही जवाब सर ने दिया कि ये आपके गैप ईयर को जस्टिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा, कि यू आर नॉट सिटिंग एट होम जस्ट फॉर प्रिपरेशन, यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क, और वो एक आपका गैप ईयर जस्टिफाई करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा बेसिकली। तो यू शुड मेंशन दिस। ओके सर। सर आई हैव वन मोर डाउट सर। सो जब हम्म। मैंने एप्लीकेशन भरा था एग्जाम का, तब मैंने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया था तब मैंने एसबीआई में कि मैं भर रही हूँ, क्योंकि आई थॉट ओके जब रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद, मैंने अभी एनओसी वगैरह सब कुछ ले लिया है, तो फिर मुझे अंडरटेकिंग में डेट कौन सा मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि तुमने रिटर्न कम्युनिकेशन कब दिया था कि तुम एग्जाम दे रहे हो करके। तो जो रिटर्न कम्युनिकेशन वो मेरे रिजल्ट के बाद था, 23 जुलाई को मैंने रिटर्न कम्युनिकेशन दिया था, लेकिन 2 जुलाई को एग्जाम हो गया था। तो फिर मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या डेट लिखना है पर्टिकुलरली, कि अंडरटेकिंग में कब लिखा था मैंने करके। सर देयर वाज अ प्रोविजन इन द डेफ इन द फॉर्म कि जब भी आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है एक अपने हेड को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। शायद एस हाँ, विसलिनी ने ये नहीं किया है, विसलिनी ने आपने ये नहीं किया है ना, आपने इंटीमेट नहीं किया अपने एक्चुअली हेड मैंने को। ओरली बोल दिया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब आई वाज इन जनरल आई वाज स्पेसिफाइड इन कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं क्विट कर दूंगी, मतलब उनको आइडिया था, लेकिन उनको स्पेसिफिक जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो सर इस केस में क्या इनको द्वारा से वो डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, या फिर ये ओरल कम्युनिकेशन चल जाता है? ओरल कम्युनिकेशन, तो ओरल का भी एविडेंस तो होता नहीं है, तो ठीक है। अब ये जैसे कह रही है कि उन्होंने इंटीमेट कर दिया था, तो ओरल जब किया था तो उसी को एक बना लें कि भाई हमने बता दिया था, और बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है इसके आपको अलावा। आपको ट्राई करना चाहिए पूरा स्पेशली, नहीं कि आप एक उसका डॉक्यूमेंट सर से जो है अपने हेड से जो है वो ले लें। वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक्चुअली ये ओरल कम्युनिकेशन चलता नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में, और खासकर जब यूपीएससी आपके सामने हो। यस सर, मैंने एनओसी ले लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बस इंटरव्यू ग्रेट, ले लिया है, ग्रेट ठीक है, ग्रेट। फिर तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं काफी आएगी। है। हाँ। तो हाँ, मैं ठीक बस है। डेट कोई भी रैंडम मेंशन कर दूं क्या अंडरटेकिंग में? मतलब वो एक अगर वैलिड डेट हो, फॉर्म फिलिंग से पहले वाली डेट हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने ओके। लिखा हुआ है ना कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एज पर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके सर। तो वो आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू मच थैंक सर। यू मिस रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। अतुल, आपका क्या डाउट है, प्लीज जो है सर से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके खुद को। हाँ सर, मेरा एक दो डाउट है सर। एक तो है सर कि जैसे मेरी डुअल डिग्री है, बीटेक एंड एमबीए, वो इंटीग्रेटेड कोर्स और पासिंग ईयर दोनों का सेम है। तो डैफ में जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के पासिंग ईयर उन्होंने पूछ रखा है, तो उसमें सर दोनों में सेम डालने से कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, बहुत डुअल जगह डिग्री में एक्सेप्ट तो नहीं फिर, करता है। नहीं डुअल डिग्री है तो आपको फिर तो पासिंग ईयर सेम ही होगा ना, वो तो 5 साल राइट, का होगा जैसे ना शायद वो। राइट तो हाँ सर, 5 साल का है सर। हाँ, तो जो एक्चुअल पोजीशन है आप वही फिल करो, वही बताओ आप जो आपने किया है। ओके सर। और सर एक डाउट है सर, जैसे उसमें एक डेफ में कॉलम दिया हुआ है जिसमें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। तो काफी हाँ, स्पोर्ट्स हैं जो हमने स्कूल लेवल या जैसे कॉलेज में भी होता था, इंटर ब्रांच स्पोर्ट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। तो उसका कोई सर वैलिड डॉक्यूमेंटेड सर्टिफिकेट नहीं मिला है हमें, तो क्या वहां पे वो मेंशन करना है?
या इंटर स्कूल जो भी खेले हैं, तो वो था भी तो बहुत पहले, 9th 10th का था, तो वो होगा नहीं पास में। तो ये चीज हम डैप में मतलब मेंशन करेंगे या नहीं? आपको उसके कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास उसके उसके उससे रिलेटेड, तो आप नहीं जो सर। पूछा जा रहा है सर, आपको प्ले प्ले करने के लिए पूछा जा रहा है, या आपको सर्टिफिकेट्स मिले जो आपने मेडल्स वॉन किए, वही तो पूछा जा रहा है कि आपको तो किसी में उसमें कोई शायद सर्टिफिकेट्स अचीवमेंट वर्ड मेंशन किया गया कि आपने अचीवमेंट्स कुछ में अचीव है किया आपने। है बेसिकली। हाँ, कोई सर मेडल्स मिले अचीवमेंट हो, कोई प्राइजेस, उसके 3 बारे में है कॉलम है बेसिकली सर, वो। एक में अचीवमेंट भी है और एक में ग्रुप एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स वगैरह भी है, तो मैं अलग अलग है। एक मिनट आपको क्लियर करता हूँ कि इसमें पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल्स एंड स्कॉलरशिप। इस केस में तो आपको जो है जो आपने जीता है वही इसमें तो मेंशन सर, करना चाहिए। इसमें तो मुझे सेकंड है स्कॉलरशिप है तो वो मेंशन कर दूंगा, पर टीम स्पोर्ट्स वाले गेम्स, में पूछा। टीम गेम्स यस सर। स्लैश स्पोर्ट्स यस सर। एनसीसी माउंटेनियरिंग। सर इसमें इन्होंने अचीवमेंट मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ स्पोर्ट्स वर्ड लिखा हुआ है। तो तो अगर आप अगर इनमें हाँ, अगर इनमें से अगर कुछ आप खेल इन्वॉल्व थे तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। अगर अब्दुल आप सर्टिफिकेट ना मेंशन कर हो तो सकते भी? हो, मतलब हाँ, अगर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं हो तो भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है कि आपको वो अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक। सर एक वेलकम। दो डाउट और लेते हैं क्योंकि फिर हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। और चलिए। हिमांशु आप अपना डाउट पूछिए प्लीज अनम्यूट करके। हेलो हिमांशु। हिमांशु वी आर नॉट एबल टू हियर यू। आप अपना एक बार जो है वॉइस कनेक्शन चेक कर लेंगे। मैं आपको दोबारा से अनम्यूट करता हूँ। हिमांशु आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ गुड रही है, इवनिंग बताइए सर। बताइए। सर मेरा भी सेम सा डाउट है। सर जैसे मैंने स्कूल लेवल पे हॉकी भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है। हॉकी में मेरे पास नेशनल का सर्टिफिकेट है, बट क्रिकेट में मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ, उसका सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या मुझे दोनों मेंशन करना चाहिए? और सर इसमें मेरी जो हॉबी है वो प्लेइंग क्रिकेट है, तो इससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो वहां पर क्रिएट नहीं होगा? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। बस ये है कि आपके पास जिसके आप स्टेट लेवल तक गए हो तो वो भी आप उसको मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि आपसे चूंकि आपने खेला स्टेट लेवल तक तो आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है ही। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप जवाब देने आप उस तरह आपको फिर बताना होगा, मतलब ये है। हिमांशु दोनों मतलब तो सर क्योंकि मुझे तरीके से आप आपकी दोनों उसको। आपकी स्पोर्ट्स। आपकी क्वालिटी हाँ, बहुत अच्छी है स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, तो वहाँ पे आपके जवाब भी ज्यादा डेप्थ तक एक्सपेक्टेड है। मतलब फिर ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही वहाँ पर जो है एकदम फैल जाए, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। हाँ, सर इसमें यही एडिशन है कि मैंने ना लाइक स्कूल लेवल पे 10th पे जो स्कूल फेडरेशन के गेम्स होते हैं उसमें मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया था, बट उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस मैं उसको प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे मतलब इन डेप्थ उसके बारे में अभी उतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे किस तरीके से उसको मेंशन करना चाहिए? नहीं, आप फिर आप बता सकते हो कि मैं जब जो भी पोजीशन थी कि मैंने यहाँ तक खेला था, उसके बाद मैं इस वजह से नहीं खेल पाया। उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन आपको अगेन उसके बारे में ऑनेस्ट रहना गेम्स है। के बारे में नॉलेज तो आपको आप मतलब फेयर नॉलेज तो आपको होनी होगी भी, जब आप खेलते थे तो आपको होगी भी इस बारे में। तो यस आप सर। वो सर आप एक प्रिपेयर और। रहो कि भाई आप उसकी बता दो। हाँ, नहीं हिमांशु, इसमें मैं सर को सॉरी सर, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपके हाँ, पॉइंट को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे हिमांशु क्या होता है कि अब ये तो पॉइंट चेंज नहीं होता ना कि ग्राउंड की डायमेंशन चेंज हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तो वही रहेंगी। नंबर ऑफ प्लेयर सेम रहेंगे, इंडिया के फेमस जो प्लेयर्स हैं वो भी सेम रहेंगे। नो डाउट एक दो एडिशन नहीं हो जाती हैं। इंडिया ने ओलंपिक मेडल कब जीते थे ओलंपिक्स में इन द फील्ड ऑफ हॉकी, वो सेम रहेगा आंसर। तो वो तो आपको पता होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने गेम लास्ट टाइम कब खेली थी। ठीक है। लेकिन ये है कि आप क्लियरली सर ने जैसे बोला कि ऑनेस्टी से प्रेजेंट कर दीजिए कि सर 10वीं के बाद मैंने गेम नहीं खेली है, बट वो इन्फॉर्मेशन बेसिक जो गेम्स के रिगार्डिंग है वो आपको होनी चाहिए हिमांशु। सर वन मोर डाउट। सर क्या इंटरव्यू के दौरान हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज कर सकते हैं लैंग्वेज के तौर पे? नहीं, मिक्स आप बंद नहीं करो। आप एक ही लैंग्वेज रखो। मिक्स करने पे कई बार अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो आप एक ही लैंग्वेज रखो, जिसपे भी आपका कॉन्फिडेंस है वही लैंग्वेज रखो। और अगर वो चाहता है आपसे, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हो, उसने आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा और आप उनसे पूछ, अगर आपके कंफर्टेबल हो इंग्लिश में देने में तो आप इंग्लिश में उनको दे सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उनसे पूछ लो कि कैन आई रिप्लाई इन हिंदी, और फिर आप उनसे परमिशन लेके हिंदी में बोल सकते हो। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आप इंग्लिश में बोलो, तो फिर आप इंग्लिश में बोले। अदरवाइज दोनों लैंग्वेज आप यूज नहीं करें, वो एडवाइजेबल नहीं है। सर जैसे 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 कुछ वर्ड्स बीच बीच में इंग्लिश के यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, वो आप अवॉइड करना, मतलब उसको नहीं करें, वो तो अच्छा है। मतलब इंग्लिश के इसको मतलब कोशिश करें कि नहीं हो वो। आप जो भी मतलब हिंदी में दे रहे हो तो टोटल हिंदी में दें। कोशिश करें। अगर अब निकल ही जाते हैं मतलब अनअवॉइडेबल, तो वो अलग चीज बात है, अलग है। बाकी अब अच्छा रखें कि अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मतलब मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं करें। मिक्स इंग्लिश वर्ड उसमें बीच में नहीं लाए जब आप हिंदी में बोल रहे हैं तो हिमांशु सर वो ने बहुत ज्यादा सही बात अच्छा बोली इंप्रेशन पड़ेगा। कि जो ये लग्जरी है आपको लैंग्वेज चेंज करने की, इसका नेगेटिव फायदा मत उठाइए। ठीक है।
अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो देन यू कैन यूज प्रॉपर इंग्लिश, फिर ऐसा ना हो कि बीच में हिंदी बोलना शुरू कर दें। और अगर आप हिंदी यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि फिर आप एनवायरमेंट वर्ड यूज करो, बीच में कुछ और वर्ड यूज कर रहे हो, उनका भी फिर हिंदी में बोलने की कोशिश करिए, ताकि एक फ्लो, एक कंसिस्टेंसी रहे आपके स्पीक में। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल वर्ड्स पे फंस जाए। ठीक है मंशु, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। अंशुल, आप अपना डाउट पूछिए। एंड फ्रेंड्स प्लीज, अगर किसी का डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज टेंशन मत लीजिएगा, वी आर विद यू, आई प्रॉमिस यू। आपको hello@edutap.co.in पे एक मेल करनी है एंड वी विल प्रोवाइड यूर एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। बट प्लीज डोंट फील सैड कि आपके आज डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाए, वी आर विद यू, दिस इज माई प्रॉमिस। अंशुल, आप अपना डाउट पूछिए सर से। हेलो सर, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग। या एक क्वेश्चन वही है सर, फ्रीलांस से रिलेटेड है। मेरा गैप हो चुका है 1.5 से 2 साल का, और मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ जो कैट होता है उसके लिए डाउट सॉल्विंग और उस टाइप का कोचिंग चलाया था। तो वो मेंशन तो करना चाह रहा हूँ मैं, बट उसके एम्प्लॉयमेंट के जो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें मैं क्या दे सकता हूँ? मतलब अगर कुछ उससे इनकम हुई है तो मेरे पास सिर्फ ट्रांजेक्शन की कॉपी हो सकती है, उससे ज्यादा मैं उसमें देने की उसमें नहीं हूँ, तो क्या दे सकता हूँ उसमें? नहीं, ज़्यादा आपसे मांगी भी नहीं जाएगी ना। आपसे कहाँ मांगी जा रही है डिटेल? जैसे आप बता रहे हो कि आपको डिटेल नहीं है, तो वो प्रूफ आपसे नहीं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बस ये है कि जो भी आपने काम किया था वो आप शो जरूर करो उसके अंदर। बात ये है, जो भी आपने वर्क किया था उसको आप शो करो। आप उसमें आपने मतलब इनकम हुई थी, नहीं हुई थी, लॉस हुआ था, वो तो यहाँ क्राइटेरिया है नहीं ना, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना, आपसे कोई कोई इसका एविडेंस मांगा जाएगा। बात यही है कि खाली कि आपने जब आप एजुकेशन कंप्लीट की और अब आज के बीच में आपका क्या क्या, आपका जर्नी क्या रही है, उसमें आपने कैसे आपने उसको टाइम को आपने स्पेंड किया, क्या आपने प्रिपरेशन करी, क्या आपने जॉब करी, क्या आपने और काम किया। तो वो जो गैप्स हैं वो उसको आपको कन्विंस करना होगा कि भाई मैंने जब उतने टाइम में, आज मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए एजुकेशन लिए हुए, तो उस टाइम में मैंने आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई वो मैंने उसको फ्रूटफुल यूटिलाइज किया था, वो टाइम मेरा आइडल नहीं बैठा हुआ था मैं। केवल आप वो पॉइंट है कि आपको वो चीज़ आपको कन्विंस करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। और सेकेंडली एक और क्वेश्चन था। हाँ। जैसे मेरा हॉबी जो है वो लैंग्वेजेस को सीखना, तो आई हैव लर्न अराउंड मतलब 2-3 लैंग्वेजेस में अभी सीख रहा हूँ करेंटली, इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस अपन एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, लैंग्वेज आप अभी सीख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज? हैं? गुजराती, बंगाली और असमीज। ठीक है, तो वो उसमें तो अभी आप सीख ही रहे हो ना, तो उसमें तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ डिस्क्लोज करना चाहो, फॉर्म में करोगे कि आप लैंग्वेज सीख रहे हो? हॉबीज आप हॉबीज वो तो के करिए लिए। नहीं। फिर हॉबीज के हॉबीज अंदर? में, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप अपनी हॉबीज, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपको लिमिटेड हॉबीज रखनी है, तो आपकी अगर और कोई हॉबीज नहीं है और लैंग्वेज हॉबी है, तो फिर आप लैंग्वेज को आपको तो आपको नहीं है ना, तो अपनी लैंग्वेज को बता दो कि मुझे सीख रहा हूँ। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों सीख रहे हो। जैसे आपको आपने कहा गुजराती, तो गुजराती क्यों सीख रहे हो आप, क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपको एक मतलब उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हो सकता है कोई मेरे से कोई गुजराती आ जाए इंटरव्यू में, तो फिर आपसे थोड़ा उस लैंग्वेज के अंदर भी बात कर सकता है वो। तो अगर थोड़ा आप कितना आप सीखे, कितना टाइम हो गया, तो वो आप एबल हो कि नहीं उसके में बोलने में, वो थोड़ा सा आप उसको देख लेना, उस हिसाब से एक्चुअली आप ये अपना सर ने डिस्क्लोज कर एकदम सकते हो। बहुत बढ़िया बोला कि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई वाई यू आर चूजिंग गुजराती, असमीज एंड बंगाली, मतलब ये ही क्यों, ओके सर। बाकी लैंग्वेजेस क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज, इंडिया इज वेरी रिच कल्चर, मलयालम, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज। तो और प्लस आपको उन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उनकी लिपि क्या है, उनके मेजर टेक्स्ट कौन से हैं। तो वो शायद सर एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि आपको प्रायोरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि वाई यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क। अगर वो है तो आप इसको मेंशन करिए, अदरवाइज यू शुड चूज सम अदर हॉबी। ओके सर, ठीक है। जैसे फ्रेंड ऑफ माइन हैड अ सिमिलर हॉबी, और उनसे लिखने को बोल दिया गया था कि जितनी लैंग्वेजेस आती है उसमें अपना नाम लिख के बता दीजिए। तो सर ऐसा हो सकता है मतलब वो, सर। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो जज करने के लिए खाली आप सिर्फ अपना मतलब शो ऑफ करने के लिए तो नहीं कि आप 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हो, आपका हाँ उसमें हाँ। भर दिया आपने। तो आपको जज करने के लिए आपसे मैंने कहा पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस लैंग्वेज में, अगर कोई है तो। ये कहेंगे लाओ लिख के नाम लिख के दिखाओ अपना, इसमें क्या अच्छा। ये सेंटेंस लिखो। तो तो आपको मतलब ये, जज करने के लिए कि जो आप कह रहे हो वो सही है कि नहीं, वो आपको मतलब पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो आप जितना आपको तो आता हो, जो भी, तो आप क्लियरली आपकी भाई मैंने इतने टाइम तक शुरू किया, इतना टाइम मुझे हुआ है, मैंने इसमें भी क्या सीखा है अभी, वो आप बिल्कुल अपने व्यूज में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके उस समय। आप शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल मत करना कि मैं 3 लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो मेरे को एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, वो नहीं चीज़ नहीं नहीं, होनी चाहिए। सर अगर मैं मतलब बोलने में फ्लुएंसी नहीं है, पर मैं अगर लिख पा रहा हूँ और पढ़ पा रहा हूँ, तो उसे उतना मेंशन कर सकते हैं ना क्लियरली कि अभी मैं पढ़ लेता हाँ, हूँ। मेंशन कर सकते हैं ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप वो क्लियरली बताओ कि मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी अभी लिखना मुझे नहीं आया, मैं अभी सीख रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने हुए हैं। आपने व्यूज में आप बिल्कुल स्पष्ट आप बताओ कि मुझे कितना, आप क्या स्टेज है उस लैंग्वेज में, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो।
हर इंटरव्यूअर उसको पसंद करता है कि आप अपने व्यूज में क्लैरिटी है आपकी, और आप ऑनेस्ट हो अपने अपने डिस्क्लोजर में। ओके सर, थैंक यू अंशुल। थैंक यू सर दिस इज द टाइम कि अब एंड आ चुका है, और सर मैं आपसे एक लास्ट जो है एडवाइस लेना चाहूंगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कि आपकी तरफ से क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कि ईपीएफओ का पार्ट बनना चाहते हैं। सर प्लीज वेरी वेरी नीडी एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी जैसे हम डेफ की बात कर रहे हैं, तो डेफ में हम पूरी ऑनेस्टी फॉलो करें। हम किसी भी चीज़ को मतलब एग्जैक्ट नहीं करें कि ओवर वो नहीं दिखाएं, किसी भी चीज़ पे शो ऑफ नहीं करें। बेसिकली एग्जैक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी चाहिए हमको। तो जो एक्चुअली है वही हम डिस्क्लोज करें अभी डेफ फिल करते टाइम भी। और ये जैसे हमने बात करी इंटीग्रिटी की, तो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जब अभी फिल कर रहे हैं उस समय भी, जब इंटरव्यू में जा रहे हैं उस समय भी, तो जो भी हम हैं जो वो ही हम शो करें, किसी चीज को बढ़ा के ज्यादा कोई भी शो नहीं करें, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईपीओ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हम बेसिकली कहीं पे भी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करें, चाहे आप जिस समय आप डेफ फिल कर रहे हो उस समय भी, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब भी। कोई चीज आपको नहीं, आपने मतलब भर दी, क्यों भर दी वो आप उसका बता दो कि उसके पीछे क्या आपका लॉजिक था, वो कन्विंस करो आप, बजाय इसके कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट करो। किसी भी चीज़ पे आप अगर आप इंटरव्यूअर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा और वो टोटली नेगेटिव चला जाएगा। तो आपने बहुत अच्छे बाकी सवालों का जवाब भी दे दिया, लेकिन आप लग रहा है कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, चीज़ों को हाइड कहीं कंसील कर रहे हो, तो उससे आपकी इंटीग्रिटी स्टेक पे आ जाएगी, और वो एक बहुत नेगेटिव होता है। अगर आपसे 10 सवाल पूछे गए और आपको 4 सवाल बाई द वे नहीं भी आए, 3 सवाल नहीं आए, तो आप उसे ये मत सोचो कि ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 100% नॉलेज हर किसी कैंडिडेट को होगी, नहीं करता। क्या होता है कि आप ऑनेस्ट कितने हो, अपने एफर्ट्स में कितने ऑनेस्ट हो, आपने एफर्ट्स कितने किए, आपने, है ना। और चीजों को इंटरप्रेट करके आप कितने ज्यादा उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और सिचुएशंस एनालिसिस, कोई आपसे सवाल पूछा गया, उसको सिचुएशन को आपने कैसे इंटरप्रेट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने व्यूज को, वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो क्या देखा जाता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप में है कि नहीं, आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने जा रहे हो, वहां पे आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी पड़ेगी, वहां पे जाके ना आपको ऑनर से भी बात करनी होगी। तो आप में इतनी एबिलिटी है कि नहीं कि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं, वो एक इंटरव्यूअर जज करता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी व्यूज में क्लैरिटी हो, आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव हो, आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप वो करो उस पर आपका एडिक्वेट कमांड हो पूरा, और आप अपने थॉट्स आपके हैं वो आपके क्लियर हो, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी ये नहीं शो होना चाहिए कि भाई आप चीजों को मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या हाइड करके किसी चीज को और चीजों को अननेसेसरी शो ऑफ करना चाह रहे हो, वो चीज वो कभी भी नहीं आनी चाहिए, वो नेगेटिव जाता है। राइट सर, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सर ने दिया है, एंड द समरी इज बी योरसेल्फ। ठीक है, आप अगर अपने आप को एक क्लियर वे में जस्टिफाई कर दोगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, रेदर देन आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करो और अपने आप को हाई लेवल पे लेके जाओ। दोस्तों वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, शक्ल देख के बता देते हैं कि क्या बैकग्राउंड हो सकता है और कितने आप पानी में हो। तो प्लीज मैनिपुलेशन नहीं करनी है, बी योर सेल्फ, बी प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मैनर जो आप लेके आए हो अपनी पास्ट को। ठीक है, जितना सच्चा रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए चीजों को जो है वहां पे प्रेजेंट करना। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जहाँ पे बहुत सारी लर्निंग हुई आपसे। एंड सर आगे भी प्लीज गाइड करते रहेगा हमारे स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर फ्रॉम ऑल माई स्टूडेंट साइड, थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम पाठक जी। थैंक यू सर। थैंक यू।